ट्रेडिंग, स्टॉक, शेयर, सट्टाबाजा, इन सब में एक बात कॉमन है, लालच। जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाने के इस लालच ने अब तक न जाने कितने ही परिवारों को बर्बाद कर दिया है। रातों रात अमीर बनने का यह सपना कितना खतरनाक हो सकता है कि इसने एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने जल्दी पैसा कमाने की होड़ में अपना सब कुछ खो दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे पहले फाइनेंशियल क्रैश की, जिसका नाम है साउथ सी बबल। 1720 में इंग्लैंड में घटी ये महज एक फाइनेंशियल घटना नहीं थी, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, लालच और राजनीतिक दांवपेच की एक ऐसी गाथा है जो आज के समय में भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी कि 300 साल पहले थी। 18वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जैसे लंबे और महंगे संघर्षों ने देश पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया था। सरकार इस कर्ज को कम करने के लिए समाधान ढूंढ रही थी और जनता भी युद्ध के बाद समृद्धि की तलाश में थी। ऐसे माहौल में सट्टेबाजी और जल्द से जल्द धन कमाने की लालसा समाज के हर वर्ग में फैल चुकी थी। लोग मेहनत और उद्योग के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर एक ही झटके में अमीर बनने की उम्मीद में थे। ऐसे में जन्म होता है एक कंपनी का जो ब्रिटिश सरकार के कर्ज को अपने शेयरों में बदलने का प्रस्ताव देती है, और बदले में कंपनी ने साउथ अमेरिका के साथ व्यापार में असीमित मुनाफे का वादा किया था, खासकर पेरू और मैक्सिको की सोने और चांदी की खानों से। लेकिन यहाँ से शुरू हुई असली कहानी। लोगों को लगा कि यह कंपनी उन्हें मालामाल कर देगी। कंपनी के शेयरों की कीमत जहां शुरुआत में लगभग 100 पाउंड थी, कुछ ही महीनों में बढ़कर 1000 पाउंड से भी ज़्यादा हो गई। हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या बड़े बड़े रईस, इस कंपनी में पैसा लगाने को बेताब था। लोग अपनी ज़मीनें, घर, सब कुछ बेचकर इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सोने की बारिश हो रही हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? एक ऐसी कंपनी जो दावा करती है कि वो किसी बड़े बिजनेस के लिए पैसा जुटाएगी, लेकिन वो क्या है कोई नहीं जानता, और लोग उसमें भी पैसा लगा रहे थे। ये एक ऐसा दौर था जहां तर्क और समझदारी की जगह लालच ने ले ली थी, और इसी लालच में फंसते हैं मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए इस क्रैश में गंवा दिए थे। लेकिन जैसा कि हर बबल के साथ होता है, ये बबल भी फूटने वाला था। जब इस कंपनी ने दूसरी छोटी बबल कंपनीज को रोकने के लिए सरकार पर दबाव डाला तो बाजार में डर फैल गया। लोगों को एहसास हुआ कि इस कंपनी के दावे खोखले हैं, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। शेयर की कीमतें तेजी से गिरी और लाखों लोगों की जमा पूंजी पलक झपकते ही खत्म हो गई। कई परिवार बर्बाद हो गए और देश की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। साउथ सी बबल की यह कहानी केवल बाजार के उतार चढ़ाव की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे इंसान का लालच एक देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या हो सकते हैं। आइए इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात है 1711 की, जब लंदन में रॉबर्ट हार्ले ने साउथ सी कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को बनाने के दो पर्पस थे। पहला, सरकार के बढ़ते हुए कर्ज को मैनेज करना, और दूसरा, साउथ अमेरिका में ब्रिटिश सरकार का बिजनेस में एकाधिकार स्थापित करना। चूंकि ब्रिटेन युद्ध के कारण उस समय भारी कर्ज में था, तो कंपनी का यह भी टारगेट था कि इस कर्ज को कंपनी के शेयर्स में बदलकर सरकार की इमेज को बरकरार रखा जाए। कंपनी को स्पेनिश अमेरिका के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया, जिसमें एसिएंटो डी नेग्रोज नाम का एक बहुत ही अमानवीय कॉन्ट्रैक्ट शामिल था। हार्ले का इन सबके पीछे एक पॉलिटिकल एम्बिशन था। वो विक समर्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ कंपटीशन करना चाहता था और इस बैंक के साथ एक अनुकूल शांति संधि भी हासिल करना चाहता था। साउथ सी कंपनी को सरकार का समर्थन मिलने के बाद इसकी साख और भी बढ़ गई। हालांकि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस काफ़ी निराशाजनक था। स्पेन ने व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और गुलामों के व्यापार में भी कंपनी को खासा लाभ नहीं हुआ था। कंपनी की सक्सेस उसके बिजनेस से नहीं थी, बल्कि मॉनेटरी कॉरपोरेशन के रूप में उसका रोल और कंपनी के पास रिजर्व फंड होने के बारे में फैलाई गई अफवाहों के कारण थी। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां कंपनी की एक्चुअल वैल्यू और कंपनी के बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या था, इसके बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो गया।
जो फाइनली इस मार्केट क्रैश का कारण बना। किसी भी देश की सरकार अक्सर पब्लिक डेट को मैनेज करने के लिए प्राइवेट कंपनीज पर डिपेंड करती है, जैसा कि साउथ सी कंपनी के मामले में हुआ। कंपनी को सार्वजनिक ऋण लेने के बदले में एकाधिकार और सरकारी समर्थन दोनों मिला। कोई भी प्राइवेट कंपनी वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, ऐसे में उसे गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनी के प्रॉफिट के बीच में एक टकराव पैदा हो सकता है, और यहीं से शुरुआत होती है करप्शन की। साउथ सी कंपनी का यह मामला दिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, भले ही उसका उद्देश्य सरकार के कर्ज को कम करना ही क्यों ना हो, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशंस की कमी के कारण सट्टेबाजी के लाभ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सत्रह 19 और 20 के बीच में साउथ सी कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत कंपनी सरकार के पूरे कर्ज को अपने ऊपर ले लेगी, जिसमें कई प्रकार के बॉन्ड और एन्युटीज शामिल थे। इसके बदले में सरकार के कर्जदार अपने कर्ज को साउथ सी कंपनी के शेयर्स में बदल सकते थे, और कंपनी बदले में सरकार को इन एन्युटीज के बदले कम ब्याज पर भुगतान करती रहेगी। हालांकि इस डील को करने में बैंक ऑफ इंग्लैंड भी शामिल था, लेकिन साउथ सी कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को पछाड़कर इस सौदे को हासिल किया। इस जीत ने कंपनी की प्रतिष्ठा और उसके शेयरों की मांग दोनों को बढ़ा दिया, और साथ ही इस जीत ने कंपनी के लिए एक बड़े क्रेडिट फंड को बनाने में मदद की और कंपनी को देश के फाइनेंस सिस्टम के बीच में ला दिया। लेकिन इस प्रस्ताव में एक बड़ी खामी थी। कंपनी सरकार को भुगतान तभी कर सकती थी जब वो सरकारी कर्ज के बदले शेयरों को उनके इश्यू प्राइस से अधिक कीमत पर जारी करे। इसका सीधा मतलब ये था कि कंपनी का प्रॉफिट आर्टिफिशियली शेयर प्राइसेस के बढ़ने पर निर्भर था। किसी भी सिस्टम में इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस एक रिकरिंग पैटर्न होता है, जहां नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उसके रिस्क को छुपा देते हैं। साउथ सी कंपनी के इन्वेस्टर्स ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए जानबूझकर कई तरीके अपनाए। सर जॉन ब्लंट और रॉबर्ट नाइट जैसे इन्वेस्टर्स ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का सहारा लिया। उन्होंने कई ऐसे नॉन एग्जिस्टिंग शेयर्स के लेनदेन की अफवाहें फैलाई, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि कंपनी को साउथ अमेरिका से अच्छा बिजनेस हो रहा है। शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए कंपनी ने किंग, उनकी मिस्ट्रेस, प्राइम मिनिस्टर सहित देश की प्रभावशाली हस्तियों को बड़ी मात्रा में शेयर दिए। ये कंपनी का शेयर्स की मांग को बढ़ाने और पॉलिटिकल समर्थन को सुनिश्चित करने का एक तरीका था। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को भारी मात्रा में लोन दिया गया, जिससे वे अधिक शेयर खरीद सके और कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि साउथ सी कंपनी के शेयर्स में एक ड्रामेटिक उछाल आया। जनवरी 1720 की शुरुआत में जहां शेयर की कीमतें 128 पाउंड थी, जुलाई तक बढ़कर 1000 पाउंड हो गई। शेयर्स की कीमतों में इतना उछाल देखकर इसने पूरे देश को ही ट्रेडिंग के लिए उकसा दिया। साउथ सी कंपनी की सफलता ने सैकड़ों नई और फर्जी स्टॉक कंपनीज को जन्म दिया, जिन्हें बाद में बबल कंपनीज कहा गया। इनमें से ज़्यादातर नकली और फर्जी कंपनियां थीं, जो जनता को बड़े फ़ायदा दिखाकर उनका पैसा हथिया रही थी, और लोग भी ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे। साउथ सी कंपनी ने इन बबल कंपनीज को रोकने के लिए जून 1720 में बबल एक्ट पारित करवाया। इस अधिनियम के तहत नई कंपनीज को स्थापित करने के लिए पहले पार्लियामेंट से अनुमति लेनी होगी। हालांकि यह एक रेगुलेटरी कदम था, लेकिन मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए साउथ सी कंपनी का यह एक स्वार्थी प्रयास था। लेकिन कंपनी के स्वार्थ ने मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा कर दिया, जिससे बबल कंपनीज के शेयर गिरने लगे और साउथ सी कंपनी के शेयर्स में तेजी आ गई। शेयर की कीमतें उसके वास्तविक मूल्य के कारण नहीं बढ़ रही थी, बल्कि इन्वेस्टर्स का मानना था कि वे अपने शेयर्स को किसी और को भी अधिक कीमत पर बेच सकते हैं। किसी बेतुकी स्कीम में भी ज़्यादा लोगों का शामिल होना यह दिखाता है कि लोग सही और गलत को सोचना भूल गए थे और बस तुरंत फ़ायदा कमाने की उम्मीद में थे। ये ग्रेटर फूल थ्योरी का एक बढ़िया उदाहरण है, जहाँ किसी भी चीज़ की कीमतें उसकी असली मूल्य से तय नहीं होती, बल्कि इस उम्मीद पर तय होती है कि कोई और बड़ा मूर्ख उसे
और भी ज़्यादा कीमत पर खरीद लेगा। ये हमें भीड़ की मानसिकता और बाजार के मूल सिद्धांतों से अलग होने के खतरों के बारे में बताता है। आज के फाइनेंशियल बाजारों में भी ये बात बहुत अहम है। जुलाई 1720, जब साउथ सी कंपनी के शेयर की कीमतें अपने चरम पर पहुंच गई, लेकिन ये बबल जल्दी फूटने वाला था। अगस्त तक सर जॉन ब्लंट जैसे इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। जब ये खबर फैली तो मार्केट में क्राइसिस मच गया। सितंबर अक्टूबर तक शेयर की कीमतें 1000 पाउंड से गिरकर 135 और 175 पाउंड तक आ गई थी। ये एक भयानक आर्थिक संकट था जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया। इस बबल के फटने के बाद बड़े स्केल पर बैंकरप्सी हुई। कई बैंक बंद हो गए और बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। हजारों इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए और रियल एस्टेट बाजार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। समाज के हर वर्ग के लोग, जहां तक कि बड़े और अमीर लोग भी भारी नुकसान का शिकार हुए। लोगों में बहुत ज़्यादा घबराहट और गुस्सा था। वे साउथ सी कंपनी और उसके मैनेजमेंट से न्याय और सजा की मांग कर रहे थे। यह साफ दिखाता है कि कैसे लोगों का सामूहिक भ्रम सामूहिक गुस्से में बदल गया। इस क्राइसिस के बाद लोगों का गुस्सा सिर्फ साउथ सी कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर था। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस हालात के लिए पूरा देश भी उतना ही जिम्मेदार था। इसी वजह से सरकार ने बड़ी चालाकी से बर्बाद हुए इन्वेस्टर्स का गुस्सा साउथ सी कंपनी की तरफ मोड़ दिया। कंपनी के डायरेक्टर्स को बलि का बकरा बनाया गया ताकि लोग शांत हो जाएं। असल में करप्शन तो था, लेकिन लोगों में जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाने का लालच भी एक बड़ा कारण था। इस तरह सरकार ने कुछ लोगों को सजा देकर जनता का भरोसा तो फिर से हासिल कर लिया, लेकिन पूरे सिस्टम में जो खामियां थी उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। साउथ सी बबल के फटने के बाद साल 1720 और 21 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक पार्लियामेंट्री जांच की शुरुआत की। इस जांच के बाद यह बात सामने आई कि सरकारी अधिकारियों और कंपनी के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी हुई थी। जांच के बाद कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके जिन्हें इस क्राइसिस में नुकसान हुआ था। साउथ सी कंपनी को रीस्टैब्लिश किया गया और उसके स्टॉक को बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डिवाइड कर दिया गया। इतिहासकार साउथ सी बबल के लंबे समय तक चलने वाले असर पर एकमत नहीं है। कुछ मानते हैं कि इस घटना ने लोगों के मन में ट्रेडिंग के प्रति नफरत पैदा कर दी थी, जिससे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में देरी हुई। बबल एक्ट के असर पर भी विवाद है। कुछ कहते हैं कि इसने ब्रिटिश सरकार के फाइनेंशियल सिस्टम को खराब कर दिया और 100 साल से भी ज़्यादा समय तक नई कंपनियों के लिए स्टॉक मार्केट बंद कर दिया, जबकि कुछ का मानना है कि इसका असर बहुत कम था, क्योंकि फिर भी लोग दूसरे तरीके ढूंढ लेते थे। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि इस एक्ट का असली उद्देश्य सरकार का कंपनीज पर कंट्रोल लेना था। साउथ सी बबल एक ऐतिहासिक घटना है जो आज भी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। स्टॉक मार्केट केवल नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि इसमें इंसान का स्वभाव और उसका लालच भी एक बड़ा हिस्सा होता है। साउथ सी बबल की इस घटना की गूंज आज के मार्केट में भी सुनी जा सकती है, जैसे कि 2008 का मार्केट क्रैश। हालांकि आज के समय के साधन और हालात अलग हैं, लेकिन लोगों की सोच और व्यवहार का तरीका अक्सर एक जैसा ही रहता है। इतिहास हमें सिखाता है कि बाजार में नियमों की ज़रूरत और इन्वेस्टर्स के व्यवहार पर बहस आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि 300 साल पहले थी। साउथ सी बबल सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लिए एक चेतावनी है। स्टॉक मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें और हमेशा सतर्क रहें। इतिहास की गलतियों को पहचानें, क्योंकि जो लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते वो उसे फिर से दोहराते हैं।